वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए हमने फिर से आपके लिए साइंस स्पेशल की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि साइंस के 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस साइंस के क्वेश्चन ही डिसाइड करेंगे कि आप रेलवे ग्रुप डी में कितना बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कराएंगे पिछले सालों में रेलवे द्वारा पूछे गए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके पहले भी हमने आपको इसका पहला सेट कराया है, उसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख सकते हैं और प्रयास करिएगा क्या आप इन 25 प्रश्नों में से 20 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बोरान, मैग्नीशियम, क्लोरीन और कार्बन। चलिए सबसे पहला प्रयास आप लोग करिए। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको उस तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए और साथ ही साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर बोरान लिखा गया है, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बनेगा 2 और 3, मतलब कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बाह्यतम कोश जो होता है वो सबसे लास्ट वाला ही कोश होता है, तो इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो गलत हो गया। आपसे पूछा गया 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला आपको बताना है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 बनेगा, तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं, क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में 7, तो इसके तो लास्ट वाले कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 बनेगा, मतलब कि बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाह्यतम कोश में आपसे 2 वाला पूछा था, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि आयनीकरण ऊर्जा होती क्या है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी गैसीय अवस्था वाले परमाणु के सबसे कमजोर बांड वाले इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए जितनी हमें आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा या फिर आयनन विभव या फिर आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बनेगा 2 8 1। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और सोडियम को स्टेबल होने के लिए उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स को होने चाहिए। तो सोडियम क्या चाहेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दें, तो आप क्या करेंगे, सोडियम को थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो जितनी आपने एनर्जी दी उसे हम कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, समझ गए आप। तो सोडियम को तो हमें थोड़ी सी देनी पड़ेगी क्योंकि सोडियम तो पहले से ही छोड़ना चाहता था। लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बनेगा 2 8 7। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 1 इलेक्ट्रॉन से ये पा जाएगा तो बाह्यतम कोश में 8 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब अगर आप इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहेंगे तो अपना ये इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको तो एक की आवश्यकता है और आप इससे 1 निकालना चाहते हैं, तो इसको आपको आयनीकरण ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि आयनीकरण ऊर्जा जो है आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनीकरण ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आयनीकरण ऊर्जा इस प्रकार से बढ़ेगी, वर्ग में इस प्रकार से बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर इस प्रकार से बढ़ेगी। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी इकाई की बात करेंगे तो केजी पर मोल होता है। ठीक है, केजी अपान मोल होता है और मोल जो है ऊपर जाने पर माइनस बन जाता है, तो केजी पर मोल होता है। तो आयनीकरण ऊर्जा की परिभाषा के साथ साथ आपको यूनिट भी याद होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, 1 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, ये आपको बताना है। जी का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए करने का प्रयास करिए, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट दिया गया ना, मतलब आपको शक्ति दी गई है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है W/T। कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति होती है और शक्ति यहाँ पर आपको दी गई है, तो यहाँ पर से आप वर्क निकाल लीजिए। W निकालेंगे तो W बराबर क्या निकलेगा, P इंटू टी। तो W बराबर P इंटू टी। पावर आपको दी गई है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब कि 10 की पावर 3
और समय आपको दिया गया 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। तो आपने यहाँ पर से वर्क निकाल लिया 6 गुणे 10 की पावर 4। ठीक है, समझ गए आप। 6 गुणे 10 की पावर 4 जो आ गया ये वर्क आ गया। अब देखिए आपको क्या निकालना है, कितनी मात्रा जो है पानी की ऊपर पहुंचाएगा। तो W बराबर देखिए क्या होता है, mgHb होता है। वर्क बराबर mgHb होता है। और आपने वर्क तो निकाल ही चुके हैं, 6 गुणे 10 की पावर 4। अब यहां पर से m आपको निकालना है, मात्रा आपको निकालनी है। g आपको दिया गया है, तो g यहां पर आपको 10 दिया गया है। हाइट आपको दी गई है 10 मीटर और 6 गुणे 10 की पावर 4। तो यहां पर से 10 और ये 10, तो मतलब 2 इसके 10 खत्म हो जाएंगे। 6 गुणे 10 की पावर 2 बचेगा। 6 गुणे 10 की पावर 2 मतलब कि 600 kg सही ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से पहले वाले फार्मूला से आपने W को निकाल दिया और W बराबर mgs से आपको m निकाल लेंगे तो वही पानी की मात्रा आपसे पूछा गया था, जो 600 kg आ जाएगी, सही ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं। मतलब लोहे के ऊपर अगर आपको विद्युत लेपन करना है विद्युत की सहायता से, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिंक, एल्युमिनियम, सिल्वर और कैल्शियम। इसका सही ऑप्शन होगा लोहे का जब विद्युत लेपन करते हैं तो सिल्वर के साथ में करते हैं। ये 4 ऑप्शन के अनुसार, वैसे तांबा से भी कर सकते हैं, निकिल से भी करते हैं, क्रोमियम से भी करते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया निम्नलिखित ऑप्शन में से, तो निम्नलिखित ऑप्शन में से सिल्वर के साथ में करेंगे। समझ गए आप। कभी आपसे पूछेगा विद्युत लेपन की जगह पर लौह सामग्री का गैल्वनीकरण या फिर यसद लेपन किसके साथ में किया जाता है। जब आपसे गैल्वनीकरण पूछे या फिर यसद लेपन पूछे तो जिंक को सही करिएगा, ठीक है। लेकिन जब विद्युत लेपन पूछेगा तो सिल्वर, या फिर सिल्वर जब ऑप्शन में नहीं रहेगा, तांबा रहेगा, निकिल रहेगा, क्रोमियम रहेगा। इसे हम विद्युत की सहायता से लोहे के ऊपर लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए सिल्वर का लेप चढ़ाते हैं। किसकी सहायता से, विद्युत की सहायता से, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे सोने का पानी चढ़ाया जाता है आभूषणों में, चांदी का पानी चढ़ाया जाता है, तो ये विद्युत लेपन के थ्रू ही किया जाता है। तो लोहे पर सिल्वर सही ऑप्शन, तीसरा वाला। पांचवा क्वेश्चन है, किस ऊतक की सहायता से पौधे भोजन का परिवहन करते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैंने कई बार आपको बताया है भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम ऊतक जिम्मेदार है और जल और खनिज को ले जाता है जाइलम। जा से जल होता है, जा से जाइलम, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जल और खनिज को जाइलम ले जाता है और जब भोजन बन जाता है तो पूरे पेड़ में भोजन को पहुंचाने काम करता है फ्लोएम ऊतक। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा चौथा वाला। छठवां क्वेश्चन है, संवेग की एसआई इकाई क्या है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो एसआई इकाई निकालने के लिए सबसे पहले आपको संवेग का फार्मूला आना चाहिए। P बराबर होता है mv के, ठीक है, जहां पर m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो मास मतलब kg और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, और सेकंड ऊपर आएगा तो माइनस की पावर 1। तो kg m s की पावर -1 किस ऑप्शन में लिखा गया है, दूसरे वाले में। तो सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। तो फार्मूला याद होगा तो आप यूनिट को आसानी से निकाल सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वह ऊतक आपको बताना है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सक्लेन काइमा, कोलेन काइमा, एरेन काइमा या फिर पेरेन काइमा। देखिए जब भी आपसे कठोर और मजबूत बनाने की बात करें ना, तो आपको हमेशा सही करना है सक्लेन काइमा को। जैसे पेड़ की जो छाल होती है ना, वो कठोर और मजबूत होती है और मृत ऊतक से बनी होती है, ठीक है। तो मृत ऊतक से बनी कठोर और मजबूत सक्लेन काइमा में होती है। जैसा आप नारियल देखे होंगे, नारियल के बाहर जो होती छाल होती है, तो छाल जो होती है वो सक्लेन काइमा से बनी होती है, मृत ऊतक से बनी होती है, जो पौधे की रक्षा करती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन है, चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों को परिवर्तित करके रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो आपको बताना है चमगादड़ जो है किस प्रकार के तरंगे जो हैं वो उत्पन्न करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा परासव तरंगों को उत्पन्न करते हैं। परासव तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य जो सुनता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली सुनता है, और ये जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली होती हैं, ठीक है। तो चमगादड़ क्या करता है, अपने मुंह से परासव तरंगे निकालता है
और ये परासव तरंगे जो होती हैं, जो रास्ते में रुकावटें हैं, मान लीजिए कोई कीट पतंगा है जो इनका भोजन बनने वाला है, तो उससे टकरा करके वापस आती हैं, तो इनके भोजन का पता लगाती हैं, रास्ते का रुकावटों का पता लगाती हैं, उसका आकार कितना है, कितने एंगल पर है, वो क्या चीज़ है, ये सब इन्हें परासव तरंगे के परिवर्तित होने के बाद ही मालूम चलता है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करनी है। चलिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में आपको न्यूटन दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में पास्कल और चौथे ऑप्शन में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। चलिए इसमें विषम आपको क्या लग रहा है? देखिए पहले वाले ऑप्शन में आपको न्यूटन दिया गया है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन होती है बल की यूनिट या फिर भार की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन में जो है ना, आपको दाब की यूनिट दी गई है। दाब की यूनिट होती है न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर भी होती है, पास्कल में भी होती है और डाइन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर में भी होती है। तो तीनों जो है नीचे वाली ये दाब की यूनिट है और ऊपर वाली आपको बल की दी गई है, इसलिए विषम कौन सी है? पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ गए आप? तो दाब की ये तीनों यूनिट होती हैं, ये आपको याद करके चलनी है। 10वां क्वेश्चन है, रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये क्या उत्पादित करता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए अभी तो लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, अभी कंक्रीट के स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए रेलवे ट्रैक को अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले नीचे जो होता है फाउंडेशन होता है, जो मिट्टी का बना होता है। फाउंडेशन के ऊपर आपने देखा होगा गिट्टियां पड़ी होती हैं, ठीक है, ढेर सारी आपको गिट्टियां मिलेंगी। इसके ऊपर जो होता है स्लीपर लगाए जाते हैं, इस प्रकार से आपको स्लीपर लगे मिलेंगे और उसके ऊपर जो होती है वो रेल लगाई जाती है और उसके ऊपर रेलगाड़ी चलती है। तो रेलगाड़ी का जो भार होता है, जो दबाव पड़ता है, वो किस पर पड़ता है? रेल के ऊपर पड़ता है। और रेल के ऊपर जो दबाव पड़ता है, अपना दबाव किसको दे देता है? स्लीपर को दे देता है, जो उससे बड़े लगाए जाते हैं नीचे। और स्लीपर क्या करता है? अपना दबाव जो है, अपना वेट जो है वो गिट्टियों को दे देता है और गिट्टियाँ क्या करती हैं? जो नीचे बड़ा सा फाउंडेशन होता है तो उसको दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लीपर लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं? बड़ा क्षेत्र जिससे दबाव कम हो सके। फार्मूला क्या होता है दबाव का? P बराबर होता है F/A। अगर आप यहाँ पर दबाव को घटाना चाहते हैं तो एरिया को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, क्योंकि इसमें अपोजिट का संबंध होता है। इसीलिए स्लीपर जो होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं रेल से, क्योंकि बड़ा क्षेत्र प्रदान करेंगे तो जो दबाव ऊपर से पड़ रहा है उनको कम करेंगे। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है, देखिए एक सवाल आया है, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 1000 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से राइफल से निकलती है, ठीक है, और पृथ्वी पर समान स्तर पर 500 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है। वायु के प्रतिरोध का सामना करके किया गया कार्य जूल में आपको बताना है। देखिए गोली जो है वो 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से निकल रही है, लेकिन हवा का जो प्रतिरोध लगते हुए लास्ट में जो गोली का वेग है वो 500 मीटर पर सेकंड बचता है। तो वायु का प्रतिरोध का सामना करते हुए कार्य आपको बताना है। तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहला प्रयास करिए आप लोग। तो देखिए कार्य आपको W निकालना है, तो W बराबर क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आया उसके वही जो उसका अंतर आएगा वही कार्य होगा, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv² होती है। पहले देखिए वेलोसिटी इसकी 1000 थी, बाद में 500 हो गई, तो पहले वाले को V1 कर लीजिए, दूसरे वाले को V2 कर लीजिए, दोनों को घटा लीजिए, जो आएगा वो आएगा कार्य, ठीक है। तो W बराबर 1/2 mv² होगा। मास तो देखिए दोनों जगह सेम है, 10 ग्राम गोली तो 10 ही ग्राम की रहेगी, ग्राम को चेंज करना पड़ेगा आपको kg में, 1000 से भाग कर लीजिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर V² जो है, पहले देखिए 1000 था तो 1000 का स्क्वायर कर लीजिए, और फिर जो है 500 मीटर पर सेकंड रह गया, तो अंतर आपको लेना है 500 का, तो ये आपको दिया गया है। इसमें से आप क्या करिए? a² प्लस a² माइनस b², तो एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b, एक 0 से 0 कट जाएगा, 1/200। और अगर यहाँ पर देखेंगे
तो एक कोष्टक में जब a प्लस बी होगा तो ये 1500 बनेगा, और एक कोष्टक में जब a माइनस बी होगा तो ये 500 बनेगा। तो 15 पचे 7500, और 7500 के जो हैं 2 जीरो तो किससे कट जाएंगे, 7500 बटे 2 मतलब कि 3750। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप लोग करिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा वर्क के। तो सही ऑप्शन पहला वाला। 11 नंबर क्वेश्चन है, एवोगाड्रो स्थिरांक या फिर एवोगाड्रो नंबर का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है और ये आंकड़े आपको याद करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर को, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन 6.022 10 की पावर 23। कहीं पर इस प्रकार से भी लिख सकता है, 6.03 भी लिख सकता है, ठीक है, 10 की पावर 23। तो 10 की पावर 23 पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, गलतियां यहीं पर आपसे कराता है, कहीं पर 21 लिख देगा, कहीं पर 24, कहीं पर 22। तो 23 वाला आपको पकड़ना है, 6.022 10 की पावर 23। ये कई जगह सवालों पर इसका प्रयोग होता है, इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है। प्लेटिनम, लोहा, तांबा और पोटेशियम। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। मतलब मूल स्थिति में अगर आपको वो धातु प्राप्त हो रही है तो किसी अयस्क के रूप में नहीं मिलेगी, जैसी है वैसे ही आपको मिलेगी। इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। प्लेटिनम जो है उत्कृष्ट धातुओं में आती हैं। उत्कृष्ट धातुओं में जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गई, प्लेटिनम हो गया, ये सभी आपकी उत्कृष्ट धातुओं में आती हैं। ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, मतलब जैसी हैं उसी अवस्था में पाई जाएंगी। तो प्लेटिनम का कोई तो अयस्क नहीं होता, जबकि लोहा जो चांदी है ये तो अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो लोहा, चांदी ये मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं और संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं, लेकिन प्लेटिनम जो है हमेशा मूल रूप में प्राप्त होता है। अगर ये ऑप्शन हटा लेता, सोना रख देता, तो आप सोना को सही करते हैं। अगर सोना को हटा करके चांदी रख देता तो चांदी को सही करते हैं। मतलब ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है किसको आपको सही करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, तो उसका त्वरण आपको बताना है। अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल के बना सकते हैं। अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप करने का प्रयास करिए, नहीं आएगा तो सीखिए और नेक्स्ट वाले वीडियो में सही करने का प्रयास करिए। अब देखिए त्वरण आपसे पूछा है, दिया क्या गया है आपको, ए मास दिया गया है, न्यूटन मतलब आपको बल दिया गया है, एफ दिया गया है, और त्वरण मतलब आपसे ए पूछा गया है। कोई फार्मूला बन सकता है क्या इससे, एफ बराबर एम ए बनेगा। याद हो तो पिछला वाला वीडियो आप जाकर के देखिएगा, वहाँ पर हमने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कराया है। 240 आपको फोर्स दे रखा है, एम आपको 80 दे रखा है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 3 24, तो 3 आएगा, लेकिन 3 किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो यूनिट में इसमें डिफरेंस नहीं किया है, इसमें डायरेक्ट आपसे 3 ही पूछने का प्रयास किया था। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, अनुगमन वेग क्या है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ये तो डिफिनेशन ही है, इसको तो याद ही करने पड़ेंगे आपको। अनुगमन वेग को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे डिनोट करते हैं वीडी से, वेलोसिटी से वी और डी से ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इसे कहते हैं वीडी, और इसकी जो डिफिनेशन होती है वही इस 4 ऑप्शन में रखी गई है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं, उसे ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समजात श्रृंखला नहीं है। मतलब 3 जो हैं किसी न किसी प्रकार से एक ही जाति के होंगे, एक इसमें से अलग होगा। तो अलग की आपको पहचान करनी है। कैसे करेंगे आप, देखिए गौर से देखिए ऑप्शनों को। नीचे के अगर आप 3 ऑप्शन को देखेंगे तो ये एल्केन श्रेणी के हैं। मतलब कि CH4 जो लिखा गया है ये क्या है, मेथेन है, और ये एथेन है, और ये प्रोपेन है। मतलब एन लगा है ना लास्ट में, तो इसका मतलब जो है एक ही जाति के हैं और ऊपर वाला अलग जाति का है। तो सही ऑप्शन होगा पहला, क्योंकि एल्केन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। मतलब C की संख्या अगर 1 होगी तो H कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये बन गया आपका मेथेन। अगर C की संख्या 2 होगी तो H कितने होंगे, 2 गुने से 2 ज़्यादा,
ये बन गया आपका एथेन। अगर सी की संख्या 3 होगी तो 2 गुने से 2 ज़्यादा मतलब कि 8, तो ये बन गया आपका प्रोपेन। तो यहाँ पर से जो है आप देख रहे हैं 3 जो हैं वो एल्केन जाति के हैं, ऊपर वाला इस जाति का नहीं है, अलग है, तो सही ऑप्शन पहला होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, फाइलम आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा फाइलम जो है वो विशेष रूप से समुद्री जानवरों में होता है। ठीक है, फाइला मतलब होता है संघ, तो ये 4 संघ आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है ऐसा कौन सा संघ है जो समुद्री जानवर जिसके अंतर्गत आते हैं। अगर आपने संघ सभी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे एकिनोडर्मेटा, जो लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है ना एकिनोडर्मेटा, इसके अंतर जितने प्राणी आते हैं वो समुद्री जानवर होते हैं। जैसा कि स्टार फिश आती है इसके अंतर्गत, समुद्री खीरा आते हैं, ये सभी जो समुद्री जानवर हैं एकिनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं, जो समुद्र के ही जानवर होते हैं। जब संघ को आप टोटल पूरे पढ़ेंगे ना तो इनको आपको मालूम चलेगा कौन किस संघ के अंतर्गत आता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 3 फार्मूले दिए गए, एथेन का, हाइड्रोजन क्लोराइड का और ग्लूकोज का। तो इनसे संबंधित अनुभाविक सूत्र आपको बताने हैं। तो कैसे करेंगे आप? अगर आपने हमारा पहला नंबर सेट देखा होगा ना तो बहुत से लोग इसे करके तुरंत सही कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था अनुभाविक सूत्र की जगह पर वहाँ पर लिखा गया था कि इसका प्रयोग सिद्ध सूत्र बताइए। ठीक है, प्रयोग सिद्ध सूत्र पूछा गया था, इंग्लिश में कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला या फिर अनुभाविक सूत्र, और कहीं कहीं आपसे पूछेगा कि मूल अनुपाती सूत्र बताइए। तो हमने आपको बताया था कि इसका सरलतम रूप कर लीजिए। पहले वाले फार्मूले का सरलतम रूप क्या बनेगा? C2H6 है, इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 तेईस 6, तो CH3 बन जाएगा। तो प्रयोग सिद्ध सूत्र क्या होगा? CH3 पहले वाले का। दूसरा HCl जो है ये तो पहले से डिवाइड है, इसको तो कुछ डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो HCl का तो HCl ही रहेगा। पहले वाले का CH3, दूसरे वाले का HCl, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अब देखिए तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, C6H12O6, इसे 6 से काट लीजिए, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 का नम 6, इसका मतलब C जो है 1 होगा, H 2 होगा और O भी 1 होगा, CH2O, तो सही ऑप्शन हमारा पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। इसका सबसे सरलतम रूप जो है वो आप लोग निकाल लीजिए। लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2 कर दिया, 6 कर दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आपके सूत्र में नहीं दिया गया तो इसने कैसे रख लिया, इसलिए लास्ट वाले को सही नहीं किया गया है। तो इस सरलतम रूप कर लेंगे ना तो अनुभाविक सूत्र निकल आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कैसी होती है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, ये बात आपको याद करके चलनी है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है। अगर हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे तो फोकस पे आके बनता है, और फोकस को अगर चिन्ह परपाटी के अनुसार जाएंगे तो दाहिने साइड की चिन्ह परपाटी प्लस होती है और बाएं साइड की चिन्ह परपाटी माइनस होती है। तो दाहिने साइड का जो फोकस है यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनता है तो आप समझ सकते हैं कि फोकस दूरी जो होती है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक होती है, तो धनात्मक की ओर हम लोग जा रहे हैं। इसका मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी धनात्मक होगी। अगर हम इसी प्रकार से अवतल लेंस को समझेंगे, अवतल लेंस इस प्रकार से होता है, इसको जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत की ओर बनने का प्रयास करता है, लेकिन अगर डॉट डॉट रेखा खींचेंगे तो फोकस यहाँ पर आकर बनता है। इसी प्रकार से इधर से अनंत पर जाएगा और फोकस ऐसे आएगा। अब देखिए फोकस इसका इस साइड आया, मतलब कि इधर की चिन्ह परपाटी माइनस होती है, इधर की प्लस होती है। तो अवतल लेंस की बात करेंगे तो उसका फोकस जो है वो ऋणात्मक होगा, कि फोकस दूरी जो है लेफ्ट साइड में माइनस होती है और राइट साइड में धनात्मक होती है। तो इस प्रकार से आप चित्र की सहायता समझ सकते हैं, या फिर बहुत से लोग डायरेक्ट याद करने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट याद कर लीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। प्रतिरोध, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। कूलाम किसकी होती है? ये तो आवेश की होती है। ओम किसकी होती है? ओम देखिए प्रतिरोध की होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। एम्पियर किसकी होती है? धारा की होती है। और ओम मीटर किसकी होती है? प्रतिरोधकता की होती है। ठीक है,
तो प्रतिरोधकता की ओम मीटर होती है और प्रतिरोध की होती है ओम। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी आपसे कंफ्यूज कराने का प्रयास करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, गुलदाउदी में किस प्रकार की वनस्पति प्रसार को देखा जाता है। मतलब गुलदाउदी जो है, अगर गुलदाउदी से आपको नया गुलदाउदी बनाना है तो उसका जो वनस्पति प्रसार है वो कैसा होता है। गुलदाउदी आप जानते हैं, आप अपने गमलों में गुलदाउदी लगाते होंगे, तो गुलदाउदी जब आप लगाते हैं गमले में तो नीचे जो होते हैं उसके चूसक, मतलब छोटे छोटे गुलदाउदी अपने आप उगाते हैं। ठीक है, एक लगाएंगे तो उसके धीरे धीरे करके छोटे छोटे नीचे आपको चूसक जो हैं वो अपने आप उगाते हैं या फिर तने में लग जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं सकर्स कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सकर्स को लेकर के आप अलग जगह पर लगा देंगे तो नया गुलदाउदी उत्पन्न हो जाएगा। तो किस प्रकार से नया गुलदाउदी वनस्पति प्रसार हो सकता है, चूसक की सहायता से या फिर इंग्लिश में से कहते हैं सकर्स। ठीक है, तो गुलदाउदी सकर्स की सहायता से वनस्पति प्रसार करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, Cl2 के 71 ग्राम में परमाणु कितने मौजूद होंगे, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, प्रयास कर सकते हैं आप लोग वीडियो को रोक करके। देखिए, पहले आप क्या करिए, मोलों की संख्या को निकाल लीजिए। मोलों की संख्या को निकालने के लिए भार बटे अणुभार होता है। भार आपको दिया गया 71 ग्राम। अणुभार निकालने के लिए एक क्लोरीन का देखिए द्रव्यमान संख्या होती है 35.5, इसमें 2 क्लोरीन आपको दिए गए हैं, मतलब कि 35.5 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 बन जाएगा। मतलब 71 बटे 71 1 मोल यहाँ पर से आपको मिल गया। अब परमाणु की संख्या का फार्मूला होता है N मल्टीप्लाई Na। अब N क्या है, मोलों की संख्या है जो कि आपने 1 निकाली है, और Na जो होता है वो आवागाड्रो नंबर होता है। और मैंने आपको याद कराया था आवागाड्रो नंबर, इसके पिछले वाले प्रश्न में आपने देखा है, आया था वहाँ पर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, मैंने आपको याद कराया था। यहाँ पर ये यूज भी हो गया। अब ये देखिए आया, एक क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या आपने इतनी निकाल ली, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरीन के 2 परमाणु हैं ना, तो इसमें आपसे 2 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। कहीं पर H2O का पूछेगा तो H2O में देखिए 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 देखिए क्लोरीन के परमाणु हैं, तो 2 का आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 दूनी 12 बनेगा, और 4 4 और 10 की पावर 23, 0.3 अंक बाद लगेगा पीछे से यहाँ पर से, और 4 को अगर हम पीछे वाले 4 को हटा करके इसको 5 बना लें तो ऑप्शन के अनुसार हमारा सही होने लगेगा। लेकिन 12 पॉइंट हमने निकाला ना, अगर आपको 1 पॉइंट निकालना है तो 10 की पावर यहाँ पर 24 करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 24 वाला जो ऑप्शन होगा वही सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से 10 की पावर 24 से आपसे पूछने का प्रयास करेगा। ठीक है, समझ गए आप। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं पर मान लीजिए NH4 होगा तो यहाँ पर 5 परमाणु, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। इसके बाद परमाणुओं की संख्या के लिए N इंटू Na कर लीजिएगा, मोलों की संख्या मल्टीप्लाई आवागाड्रो नंबर। इसके बाद जितने परमाणु पूछेगा उतने निकाल लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, समझिए कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि पूछा आपसे क्या जा रहा है। किसकी वृद्धि के साथ में ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। देखिए दाब का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है F/A, और ये कह रहा है किसकी वृद्धि के साथ। अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल को बढ़ाएं, एरिया को बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या संबंध है, अपोजिट का संबंध है। ठीक है, तो अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो दाब में कमी आएगी ना, तो क्षेत्रफल सही होगा। समझ गए आप, फार्मूले समझ गए कि एरिया को अगर हम वृद्धि करेंगे तो दाब में कमी आएगी, अपोजिट का संबंध है ना, व्युत्क्रम का संबंध है, तो एक को बढ़ाएंगे तो एक घटेगा। सही ऑप्शन दूसरा वाला होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, उस पद का आपको चयन करना है जिसका तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध है जो दूसरा पद का पहले के साथ में है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जैसा संबंध आयरन का हेमेटाइट के साथ में है वैसा संबंध आपको एल्युमिनियम का बताना है इन 4 ऑप्शनों के अनुसार। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आयरन का अयस्क जो है हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी आपके आयरन के अयस्क होते हैं। तो एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है, एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से बॉक्साइट है।
तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। तो इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चनों में भी साइंस के क्वेश्चन डाले जाते हैं। वहाँ पर से आपको समझना है कि कैसा क्या संबंध आपको दिया गया है और किस प्रकार से आगे आपसे पूछा जा रहा है। आज का देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसको आप लोग करने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले सेट में हमने आपसे सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछा था, जिसे हम लोग धावन सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। ये वाला मैंने आपसे पिछले वाले सेट में फार्मूला पूछा था। काफ़ी लोगों ने 90% लोगों ने सही उत्तर दिया है, तो आप लोग भी इसे करने का प्रयास करिए। अगर आपसे पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। ये खाने वाले सोडा का फार्मूला है, और इसके पहले वाला जो है वो धावन सोडा का है, धोने वाले सोडा का है। चलिए इसमें आप लोग बताइएगा पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम लोग सोडा भी कहते हैं, इसका आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने का प्रयास करिएगा। और इस वाले ऑप्शन में देखिए जो यहाँ पर गैलेना दिया गया है ना, ये किसका यस्क होता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आयरन का देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और कैल्कोपायराइड भी जो होता है वो आयरन का होता है। तो गैलेना बताइएगा ये किसका अयस्क है, इससे हम किसको निकालते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये दोनों प्रश्नों का आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और आपने इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करने का प्रयास किया। अगर आपका स्कोर 20 तक पहुंच रहा है तो आगे हम आपको सेट कराएंगे, जिसमें आपके अगर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो लगातार आपके स्कोर में वृद्धि होगी और एग्जाम तक आप 25 में 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो इसी प्रकार आप लगातार जुड़े रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादातर लोगों के पास हमारे वीडियो पहुँचे। PDF हम आपको 3-3, 4-4 या 5-5 के सेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपको क्या करेंगे, जैसे 3 से 4 सेट हो जाएंगे या 5-5 सेटों की मिला करके PDF आपको भेजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अपना स्कोर कार्ड बताइएगा और इन दोनों प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।